नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हमने छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के विषय में बताया था और उनके द्वारा रचित जो कामायनी महाकाव्य है उसकी व्याख्या भी बताई थी। ठीक है, तो दो पद दो छंद भी हो भी चुके थे। अब चलिए उसी के आगे हम लोग फिर देखते हैं, पढ़ते हैं पंक्तियां और इसके बाद में देखते हैं उसकी व्याख्या कि और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। तो सबसे पहले व्याख्या लिखते समय या व्याख्या करते समय हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत। और उस संकेत में क्या होता है कि जिस पद की जिन पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रारंभ का शब्द और डाट डाट करके अंत का शब्द लिखा जाता है। ठीक है, ताकि यह पता चल सके कि आप किस पंक्ति की या किन काव्य पद जो हैं या छंद की व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए देखिए संकेत। अब संकेत में क्या लिखेंगे कि और देखा वो सुंदर, और देखा वह। ठीक है, फिर डाट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे? सौरभ संयुक्त, सौरभ संयुक्त। ठीक, ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के छायावाद युग के प्रवर्तक कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। और इन पंक्तियों में क्या, इसमें प्रसंग में आगे लिखेंगे कि इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब श्रद्धा ने एकांत में बैठे हुए मनु से अत्यंत सहानुभूति के साथ उनका परिचय पूछा तो उनकी वाणी जो थी मधुर सुन करके मनु का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। किसकी ओर? श्रद्धा की ओर। और वे मुख नीचे किए चिंतन मुद्रा में बैठे थे। तो उन्होंने जब ऊपर मुख उठाया श्रद्धा की ओर तो जो भव्य रूप देखा उसका यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संदर्भ एवं प्रसंग। फिर इसके पश्चात में आपका क्या आता है? व्याख्या। ठीक, और व्याख्या के बाद में क्या आएगा? विशेष। ठीक है, तो देखिए व्याख्या में, और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी देख लीजिए। जैसे इंद्रजाल। इंद्रजाल का अर्थ क्या है? जादू। अभिराम, अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। ठीक है, और कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूलों का ऐश्वर्य। ठीक है, और अनुकृति का अर्थ होता है अनुरूप। ठीक है, और उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद। और मधुपवन, मधुपवन का अर्थ क्या है? बसंत।
की वायु। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि और देखा वो सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कि मनु ने, कवि यहां पर कहता है कि जब मनु ने श्रद्धा को एक मोहक दृश्य के रूप में देखा कि वह इतनी सुंदर थी कि जैसे नेत्रों के लिए कोई जादू से दृश्य खड़ा कर दिया। नेत्रों के सामने एकदम कोई जादू से कोई दृश्य खड़ा कर दिया हो। मनु को ऐसा लगा कि वे अपने नेत्रों के समक्ष साक्षात जो इंद्रजाल फैलाने वाले को देख रहे हैं। और श्रद्धा ऐसी मल्लिका की लता के समान वहां पर दिखाई पड़ रही है, जो फूलों से लदी हो, फूलों से ओतप्रोत हो और उसके फूल झर रहे हैं। श्रद्धा के मुख पर सहज मुस्कान ऐसी थी मानो कि जैसे फूल झर रहे हों, और श्रद्धा चांदनी से घिरे हुए घनश्याम के समान दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो उसके नीले चर्म का जो वस्त्र धारण कर रखा था वह, और उसका शरीर जो ज्योत्सना के समान कांतिमान था। कांतिमान मतलब चमक से युक्त था। जो उसका शरीर था वो ज्योत्सना से एकदम ज्योत्सना के समान चमकदार था, कांतिमान था। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुपाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मनु को श्रद्धा की उदार जो वाह है अनुकृति जैसी प्रतीत हुई, अर्थात वो बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से, दोनों ओर से उदार थी। हैं, वो बाहर से भी उदार थी और अंदर से भी उदार थी। और वो लंबी तथा छरहरे बदन, छरहरे बदन मतलब कहते हैं स्लिम बॉडी, एकदम स्लिम, है ना, एक समान ऊपर से नीचे तक एक समान उसका शरीर था। तो वो लंबी तथा छरहरे बदन की थी। कौन? श्रद्धा। और उसके शरीर में क्या बहुत ही मतलब सुडौल अवस्था की थी, और यौवना अवस्था वाला वो संगम नहीं था। वो ऐसी लग रही थी, कैसी लग रही थी, जैसे कैसी लग रही थी, जैसे बसंत की मधुर पवन में साल वृक्ष, साल का एक वृक्ष होता है कि साल वृक्ष का जो पौधा है वो सौरभ से संयुक्त चंचल दिखाई पड़ रहा था। कैसा पड़ रहा था कि बसंत की मधुर पवन में वो साल वृक्ष का जो पौधा है वो सौरभ से संयुक्त चंचल दिखाई पड़ता था, अर्थात उसकी देह में किशोरावस्था की चंचलता और फुर्ती जैसी थी। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें विशेष। विशेष में क्या होगा? नंबर 1, हर्ष, आवेग एवं रति, भाव की अभिव्यक्ति है। ठीक, और नंबर 2, यहां पर अभेद रूपक अलंकार का प्रयोग है। अलंकार का प्रयोग है। ठीक, तो ये हो गया विशेष। अब चलिए आइए आगे पढ़ते हैं कि मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो ज्यों बीच गुलाबी, क्या खिला हो ज्यों
बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। चलिए आइए देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेत। तो संकेत में क्या लिखेंगे, मृषण गांधार देश, मृषण गांधार देश, और फिर डॉट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे, बीच गुलाबी रंग। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ एवं प्रसंग में देखिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद या छंद हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं या प्रवर्तक कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है, ठीक है, या लिया गया है या उद्धृत है। इसके पश्चात में प्रसंग में इसमें लिखेंगे कि सामने की ओर जब दृष्टि पड़ी तो मनु ने जिस सौंदर्य का भंडार नारी को देखा तो उसने मनु के हृदय को एकदम झंकृत कर दिया, और उन्मुक्त रूप, लंबी देह, सृष्टि पर नील रोम पड़ने वाले भेड़ों के चर्म की वेशभूषा एकदम श्रद्धा के बदन में प्रतीत हो रही थी। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रसंग, और इसके पश्चात में फिर आती व्याख्या। और चलिए देखिए, व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी देख लीजिए। मृषण का अर्थ क्या होता है, कोमल, ठीक है, या चिकना। और मेष, मेष का अर्थ क्या है, भेड़, ठीक है। और चर्म का अर्थ है खाल या चमड़ा। बपकांत, बपकांत का अर्थ होता है सुंदर शरीर, ठीक है। और वर्म का अर्थ क्या होता है, आवरण, ठीक है। इसके पश्चात में परिधान का अर्थ क्या होता है, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। और मृदुल का अर्थ क्या होता है, कोमल। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बफकांत बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखिए कवि इसमें क्या कहता है, कवि कहता है क्या कि उस नारी का कोमल सुंदर शरीर, किस नारी का, श्रद्धा का शरीर गांधार देश के चिकने नीले रोम वाले भेड़ों के चमक से आच्छादित था। आच्छादित मतलब ढका हुआ था, अर्थात युवती ने जो वस्त्र अपने शरीर पर धारण किया था, किसने, श्रद्धा ने जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण किया था, वो गांधार देश की नीली रोए वाली जो भेड़ों के चिकने चमड़े से बने हुए थे। जो उसके बदन पर कपड़े थे वो गांधार देश की जो नीले रोए वाली भेड़ें होती हैं उसके चिकने जो कोमल एकदम चमड़ा होता है उससे बने हुए थे, और इस प्रकार वह उसके सुंदर शरीर पर सुकोमल आवरण के समान थे। उसके शरीर पर सुकोमल मतलब बहुत ही सुंदर एवं कोमल आवरण के समान थे। ठीक, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।
श्रद्धा ने गांधार के नीले रोम वाला जो चर्म पहन रखा था, उसमें से उसका जो कोमल गुलाबी और वर्ण रंग जो दिखाई दे रहा था, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेघ वन के बीच गुलाबी रंग का जो बिजली का फूल खिला हो। है, मेघ वनों के बीच में गुलाबी रंग का जो बिजली का फूल खिला हो, क्योंकि उसका किसका, श्रद्धा का जो आवरण था वो नीले बादलों के समान था, और उसका जो गोरा खुला हुआ रंग था, गोरा, वो बिजली के समान चमकदार था। ठीक, समझ में आया कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा ने जो गांधार देश के जो नीले रोम वाला जो चर्म पहन रखा था, उसमें क्या था कि उसमें से उसका जो कोमल और गुलाबी जो वर्ण दिखाई दे रहा था अंग, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था मानो मेघवन के जो बीच गुलाबी रंग का जो बिजली का फूल खिला हो, क्योंकि उसका जो किसका, श्रद्धा का जो आवरण था वो नीले बादलों के समान था, क्योंकि वो गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों का बना हुआ था। ठीक, तो नीले बादलों के समान उसका जो आवरण था, और उसका जो बीच का खुला हुआ गोरा रंग था वो किसके समान था, बिजली के समान था। ठीक, चलिए देखिए, अब आता है आपका क्या, विशेष। तो देखिए विशेष में नंबर 1, विशेष में क्या लिखना है कि कवि ने नारी सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, नंबर 2, यहां पर हर्ष, आवेग और रतिभाव व्यक्त है। ठीक है, और नंबर 3, यहां पर सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी के आगे अनवरत फिर आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।